नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। एक बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की पहली बैठक होनी है। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया पर भी मंथन हुआ। 90 सीटों पर दरअसल विधानसभा चुनाव होने हैं। रोहतक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय मंगल कमल में प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति की पहली महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में जिसमें प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, प्रदेश संयोजक चौधरी कुलदीप बिश्नोई, दोनों सह संयोजक राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार और एडवोकेट वेदपाल समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे। मीटिंग में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति, उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया और चुनाव प्रचार की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। तो बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की ये पहली बैठक है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर तैयारियां जो है वो शुरू कर ली गई हैं। बीजेपी भी तैयार है, कांग्रेस भी तैयार है, आम आदमी पार्टी भी तैयार है और तीनों पार्टियां देखिए अकेले अकेले चुनावी मैदान में हैं। अब हरियाणा की बात करते हैं। 90 सीटों पर चुनाव होना है। बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। 1 अक्टूबर को यहाँ पर वोट डाले जाने हैं। अधिसूचना 5 सितंबर को जारी होगी। नॉमिनेशन के लिए 12 सितंबर की तारीख रखी गई है। नामांकन की जांच 13 सितंबर को होगी। नाम वापसी 17 सितंबर। अधिसूचना 5 सितंबर को जारी की गई। नॉमिनेशन आप 12 सितंबर को कर सकते हैं। नामांकन की जांच के लिए 13 सितंबर की तारीख है। नाम वापसी 17 तारीख को और वोटिंग होनी है 1 अक्टूबर को। नतीजे आएंगे 4 अक्टूबर को। हरियाणा के भाग्य विधाता कौन है? लगभग 2 करोड़ वोटर्स यहाँ पर हैं, जिनमें पुरुष वोटर्स हैं 1 करोड़, महिला वोटर्स 95 लाख हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं 4,52,000। कुल पोलिंग बूथ की बात कर लें तो 20,629 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तो हरियाणा में लगभग 2 करोड़ वोटर्स हैं जो कि भाग्य विधाता होने वाले हैं। यानी हरियाणा का भाग्य जो है वो ये लोग तय करेंगे, जिनमें से फर्स्ट टाइम वोटर्स 4.52 लाख हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे अहम चीज है कि 1 तारीख को वोट डाले जाने हैं, 5 तारीख को नतीजे आएंगे यानी 5 अक्टूबर को। उससे पहले हम जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों की बात कर लें, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, तीनों चुनावी मैदान में अकेले उतर रहे हैं। बीएसपी, इनेलो जो है वो एक साथ है। हमारे साथ सहयोगी वीना अरोड़ा जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीना, देखिए लगभग 2 करोड़ वोटर्स हैं जो इस बार तय करने वाले हैं कि राजनीतिक पार्टियों का भविष्य क्या होगा। आज बीजेपी की बड़ी बैठक भी हुई है। जी चारुल, बिल्कुल 2023 चुनावों की बात करें तो चुनावों का आगाज अब हो चुका है, क्योंकि कल ही पहले जो मैनिफेस्टो को लेकर भाजपा ने अपनी जो लिस्ट थी वो जारी की, जिसमें 14 लोगों को शामिल किया गया था। और आज भाजपा ने रोहतक में अपनी मंगल कमल जो कार्यालय है, रोहतक का मुख्यालय है, वहाँ पर प्रबंधन समिति की बैठक की है, जिसमें जो इसमें अगर बात करें तो पुनिया जो प्रभारी है प्रदेश के वो मौजूद थे और दोनों संयोजक वहाँ पर मौजूद थे। प्रदेश के जो संयोजक कुलदीप बिश्नोई और इसके अलावा पूर्व मंत्री विपुल गोयल भी वहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि अगर भाजपा की बात करें, उनका ये है क्योंकि वो किसी भी तरह की कमी जो अभी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि जो कांटे की टक्कर भाजपा और कांग्रेस में अभी से होने वाली है, जिसके चलते अगर कांग्रेस जगह जगह पर रैलियां कर रही है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला अलग रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने अलग से रैलियां निकाल रहे हैं। तो वहीं भाजपा जो है अपनी मीटिंगें जो है वो कर रही है, क्योंकि पहले उन्होंने मैनिफेस्टो की मीटिंग तैयार की और आज प्रबंधन समिति की मीटिंग तैयार की। 13 की तारीख की बात करें तो नामांकन की तारीख जो है वो तय की गई है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बहुत जल्द ही 90 विधानसभा सीटों पर जो है अपने जो कैंडिडेट है वो जारी कर देंगे। अगर किसी गुरुग्राम में 12, 24 और 25 तारीख को गुरुग्राम में मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें
ये मीटिंग 2 दिन की होगी, जिसमें 90 विधानसभाओं के जो कैंडिडेट होंगे उनकी जो है जो प्रत्याशियां उनको टिकट जो फाइनल कर दी जाएगी। लेकिन जो कांग्रेस है लेकिन अभी अपनी रैलियां करने तो लगी हुई है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो सभी पार्टियां जो है अपना दम खम दिखाने में लगी। वीना, इस बार अगर हरियाणा चुनाव की बात कर ले तो समीकरण पिछली बार से बदल चुके हैं। इस बार देखिए, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी अकेले चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि बीएसपी और इनेलो एक साथ है। क्या लगता है ये बदले हुए समीकरण किस ओर इशारा करते हैं? किसके लिए, किस पार्टी के लिए ज्यादा चुनौतियां? सभी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां यह बिल्कुल नजर आ रही है। तो ज्यादातर चुनौती की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए, क्योंकि अगर धरातल पर हम बात करें तो कांग्रेस और भाजपा दोनों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम अन्य पार्टियों की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका जो वजूद है वो कहीं पर भी, अगर हरियाणा की बात करें तो कहीं पर भी नजर नहीं आता है, चाहे वो जसपा है या बसपा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये टक्कर जो है कांग्रेस और भाजपा में देखी जा रही है। क्योंकि कांग्रेस की जो हवा है कहीं ना कहीं जो है जो लोगों में कांग्रेस की हवा बनी हुई है, लेकिन भाजपा का जरूर कहीं ना कहीं खराब चल रहा है। क्योंकि जनता की अगर बात करें, जनता भाजपा की कई ऐसी मीडिया थी जिनसे नाराज चल रही थी। उनका जो खामियाजा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें भी भाजपा को भुगतना पड़ा था, जिसमें 5 सीटों पर भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था और कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अब लगातार अपना जो रैलियां करती जा रही है, जिस तरह से जन उनके साथ जुड़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं 90 विधानसभाओं पर जो है कांग्रेस जो है अब जो बची 5 सीटें थी, अब अगर 90 विधानसभा सीटों की है, कांग्रेस का पूरा दमखम दिखाने में लगी है, जिसका खामियाजा हो सकता है भाजपा को भुगतना पड़े। लेकिन भाजपा भी पूरी तैयारियां कर रही है। यहाँ एक तरफ कांग्रेस रैलियां कर रही है तो भाजपा वहाँ पर मीटिंग प्रबंधक समितियां बनाकर मैनिफेस्टो जारी करके जल्द से जल्द। वीना, एक चीज और समझना चाहेंगे कि देखिए, इस बार जिस तरह हम बदले हुए समीकरणों की बात कर रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अकेले अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब तक बीजेपी के पास मनोहर लाल का चेहरा था, उसके बाद चेहरा बदल गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लोकप्रियता भी काफी देखने को मिल रही है। लेकिन क्या चेहरा बदलने का नुकसान हो सकता है बीजेपी को? क्योंकि मनोहर लाल का चेहरा काफी लोकप्रिय ये चेहरा भी है, लेकिन क्या चेहरा बदलने की वजह से भी कुछ समीकरण बदल रहे हैं? क्योंकि जब एकदम सीएम का चेहरा बदला गया तो एक दिन पहले प्रधानमंत्री गुरुग्राम में आए थे, जहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की काफी तारीफ की थी। लेकिन अगले दिन एक मीटिंग की गई और चेहरा सीएम का जो बदल दिया गया, उसका जो खामियाजा लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ा क्योंकि 5 सीटों पर भाजपा को करारी हार का सामना किया, वो देखना पड़ा था। लेकिन जिस तरह से अभी फिर चुनाव आ गए हैं, ऐसे में जो नायब सैनी की सरकार है, तो जब जैसे ही चुनाव आयोग ने कहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की घोषणा कर सकते हैं, उससे पहले ही जो है मुख्यमंत्री जो नायब सैनी उन्होंने मीटिंग करके कहा था कि चुनाव समय पर ही होंगे। कहीं ना कहीं ये भाजपा से कहीं ना कहीं इनको जो है खामियाजा भुगतना जो उनका पड़ेगा, क्योंकि एकदम से चले मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर थे उनका चेहरा बदला गया। और दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री जो नायब सैनी उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही जो है चुनाव जो है घोषित कर दिए गए हैं कि 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे। क्योंकि परसों भी यहाँ पर जब मुख्यमंत्री नायब सैनी की रैली हुई तो उन्होंने कहा था कि अगर 5 दिन चुनाव आयोग देरी से मीटिंग करते तो वो और ज्यादा हरियाणा प्रदेश के लिए कुछ न कुछ कर पाते। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि जो 90 विधानसभाओं को लेकर जो टक्कर होने वाली है, जितनी भी पार्टियां हैं जो हरियाणा में दम खाने वाली है, कहीं अब देखना ये होगा कि ये एक रंगमंच की तरह चारों पार्टियों में जो। चलिए वीना, देखते हैं कि ये बदले हुए समीकरण किसके लिए फायदेमंद साबित होते हैं, किसको नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। 90 सीटों को साधने में जुट गई है बीजेपी। नारायणगढ़ में आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया है। अनाज मंडी में इस रैली का आयोजन किया गया। सीएम सैनी ने आशीर्वाद रैली में शिरकत की। जनसभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया। सीएम सैनी ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे, 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। इस दौरान पार्टी के तमाम नेता चुनावों की तैयारियों में लगे हुए हैं। पार्टी का प्रचार करने के लिए जिलों में जनसभा और रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ की अनाज मंडी में आशीर्वाद रैली में शिरकत की, जहां सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी के तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
कोई भी व्यक्ति अगर हमें मिलने के लिए भी आता है, क्योंकि अब जिम्मेवारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये जिम्मेवारी दी है। भाइयों, उसके बीच में भी अगर आपके बेटे भाई के पास हरियाणा प्रदेश के, क्योंकि आज जब हरियाणा की जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूं, किसी भी कोने से अगर कोई व्यक्ति आता है, आपके बेटे को कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि भाई उसने मेरी बात को नहीं सुना। आपका बेटा मजबूती से उनके हित के अंदर खड़ा होकर के काम कर रहा है। जब भाइयों मैं ये काम कर रहा हूं तो नारायणगढ़ के वासियों, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। आप अपनी भी जिम्मेवारी को समझते हुए भाइयों अपने बेटे के सम्मान को बढ़ाने का काम करें। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान जो यहाँ सरदारी बैठी है, जो सरदारी नहीं भी आई है, ये सम्मान उन सब लोगों का है, ये मेरा सम्मान नहीं है। भाइयों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल फरीदाबाद आएंगी। सीआईडी चीफ ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जेसी बॉस यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में महामहिम शिरकत करेंगी। कार्यक्रम में केवल मान्यता प्राप्त पत्रकारों की एंट्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 अगस्त को जेसी बॉस यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और इस संबंध में आज सीआईडी चीफ आलोक मित्तल ने तथा पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया, विमर्श किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी साझा किए। साथ ही वीवीआईपी रूट बदरपुर बॉर्डर से YMCA का भी निरीक्षण किया और इस दौरान सौरभ सिंह महानिरीक्षक सीआईडी, पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश नरवाल, जिला उपायुक्त विक्रम सिंह सहित सभी पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त फरीदाबाद मौजूद रहे। तो कल फरीदाबाद जाएंगी महामहिम द्रौपदी मुर्मू और इस दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। सीआईडी चीफ ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दीक्षांत समारोह में महामहिम शिरकत करेंगे। महामहिम द्रौपदी मुर्मू कल फरीदाबाद आ रही हैं। यहाँ तो हरियाणा के दौरे पर रहेंगी महामहिम और 21 अगस्त को फरीदाबाद आएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं और महामहिम के आगमन की विश्वविद्यालय और प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीआईडी चीफ ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। जेसी बॉस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में दरअसल महामहिम शिरकत करने वाली है और इस दौरान फरीदाबाद प्रशासन ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। 20 घंटे के लिए भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। फरीदाबाद की सीमाओं में बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। 20 अगस्त शाम 6 बजे से 21 अगस्त दोपहर 2 बजे तक भारी वाहन पर रोक रहेगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कल महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो पहुंच रहे हैं, फरीदाबाद पहुंच रही हैं और दीक्षांत समारोह में वो शिरकत करेंगी। हरियाणा के जींद जिले के रहने वाले कुलदीप मलिक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। सोमवार को जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में आतंकी हमले में वो शहीद हो गए।
कुलदीप की शहादत की खबर सुनते ही गांव में मातम पसर गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए शहीद कुलदीप मलिक को श्रद्धांजलि दी। पिता की शहादत पर बेटे ने कहा कि हर दिन कोई ना कोई बेटा अपने पिता को खो रहा है, हमें पाकिस्तान से इसका बदला लेना चाहिए। वही उम्मीद थे जी, कुछ ले गए, अब रह ही क्या गया अब हमारे पास। तो आपकी बस वही उम्मीद थे जी, कुछ ले गए, अब रह ही क्या गया अब हमारे पास। तो आपकी लास्ट बात कब हुई थी? क्या बात मेरी कल हुई थी जी सुबह, तो कल त्योहार था तो उसमें बात हुई थी। क्या बात हुई थी? क्या बोले? भाई यही कि बस त्योहार अच्छे से मनाना, अपना आराम से रहना, प्यार से। तो आने के लिए भी बोल रहे थे? हाँ, अगले महीने जन्मदिन है जी मेरा, उस पे आने की बोल रहे थे। हम बदला तो लेना ही चाहिए जी, और हर रोज अपने माँ अपने बेटों को खो रही है, कोई बच्चा अपने बाप को खो रहा है, कोई भाई खो रहा है, तो बदला तो लेना ही चाहिए जी, जरूर तो जरूर, और क्या। हमारे पास 3:30-4 बजे फोन आया था जी, क्या फोन आता जी? कमांडर का जी। क्या हाँ जी, तो क्या बता भैया ये कहा था कि ऐसे ऐसे आपके भाई को ऐसे गोली लग गई है, ऐसे ऐसे अपना हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये मैसेज आया कि वो शहीद हो गई है। दोबारा फोन आता है? हाँ, दोबारा फोन आया था जी 10-15 मिनट के बाद। तो आपकी बात कब हुई थी? हमारी बात कल सवेरे भी हुई थी जी, एक बार कल एक बार सवेरे भी बात हुई थी लड़के की उनसे कि मैं अभी ठीक हूँ, कोई वो नहीं है। 3-4 महीने से वो छुट्टी आने की कह रहे थे, रक्षाबंधन में भी बोल रहे थे कि आएंगे, लेकिन वो छुट्टी नहीं मिली, वो आ नहीं सके। चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। 2 सितंबर से पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। 4 सितंबर तक मानसून सत्र चलने वाला है और राज्यपाल ने आधिकारिक तौर पर यह सत्र बुलाया है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की ओर से सत्र बुलाया गया है। चंडीगढ़ पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 2 सितंबर को लंच के बाद शुरू होगा और 4 सितंबर को समाप्त होगा। पंजाब के राज्यपाल ने आधिकारिक तौर पर यह सत्र बुलाया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। महाराष्ट्र जाने से पहले नांदेड़ पहुंचे सीएम मान। सचखंड श्री हजूर साहिब में उन्होंने मत्था टेका। परिवार सहित मत्था टेकने के लिए पहुंचे थे। प्रदेशवासियों की प्रगति के लिए यहां पर सीएम भगवंत मान ने प्रार्थना की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे और महाराष्ट्र जाने से पहले सीएम मान ने नांदेड़ में अपने परिवार सहित सचखंड श्री हजूर साहिब में मत्था टेका। आज हमारे 5 तख्तों में से एक तख्त श्री हजूर साहब नांदेड़ साहब में आने का मौका मिला। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, नतमस्तक होने के लिए आए, आशीर्वाद लेने के लिए आए परिवार समेत कि परमात्मा वाहिगुरु हमें समर्थ बख्शे, बल बख्शे। पंजाब की सेवा का जो जिम्मा लगा है उसमें हम लोगों के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा फैसले लें और जो गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने सर्वंस अपना परिवार सिख कौम के लिए, देश कौम के लिए वार दिया, तो उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि हम अपनों के लिए तो हर कोई लड़ता है, दूसरों के लिए लड़ना बहुत बड़ी बात है। हैं सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर। 4 पूर्व कांग्रेस मंत्रियों के खिलाफ पेश होगा चालान। विधानसभा स्पीकर ने चालान पेश करने की मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद चालान पेश किए जाएंगे। मंत्रियों के खिलाफ विजिलेंस की जांच दरअसल पूरी हो चुकी है। कांग्रेस के 4 पूर्व मंत्रियों से संबंधित सतर्कता जांच पूरी हो गई है। अगले कदम के लिए धारा 19 के तहत राज्यपाल की मंजूरी जरूरी है। इसके बाद ही चालान पेश किया जाएगा। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने इन मंत्रियों के खिलाफ चालान पेश करने को मंजूरी दे दी है। इसमें शामिल लोगों
ओपी सोनी, भारत भूषण, साधु सिंह धर्मसोत और सुंदर श्याम अरोड़ा हैं। पंजाब के लुधियाना में सिविल अस्पताल अक्सर किसी न किसी मामले की वजह से सुर्खियों में रहता है। बीती रात करीब 10 बजे अस्पताल की इमरजेंसी में दो पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए। इमरजेंसी में मरीजों की सुरक्षा के लिए जिला पुलिस की तरफ से सिर्फ एक पुलिस कर्मचारी तैनात था। पुलिस कर्मचारी ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह हंगामा कर रहे लोगों को इमरजेंसी के बाहर खदेड़ा। जानकारी के मुताबिक अमरपुरा सेंसी मोहल्ला में बेटी के रिश्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें बेटी पक्ष का एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसमें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। मामला यहां शांत नहीं हुआ। वर और वधू पक्ष अस्पताल में भी आपस में भिड़ गए। अस्पताल में हंगामे से मरीजों में दहशत का माहौल है। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 80वीं जयंती आज है। कांग्रेस ने सद्भावना दिवस के रूप में जयंती मनाई। सीएम सुक्खू ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। पुष्प अर्पित कर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोकतंत्र मजबूत करने में राजीव गांधी का योगदान रहा। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती को पूरे देश में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राजधानी शिमला के छोटा शिमला स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुष्प अर्पित कर उनको याद किया। इस मौके पर मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल, रोहित ठाकुर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य विधायक और गणमान्य मौजूद थे। सीएम सुक्खू ने कहा कि देश के विकास में राजीव गांधी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में राजीव गांधी को जाना जाता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजीव गांधी ने एनएसयूआई की मांग पर मतदान की उम्र को 21 से 18 साल किया था। आधुनिक भारत के निर्माता थे। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय प्रधानमंत्री काल में उन्होंने ऐसे परिवर्तन किए जिससे समाज पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो परिवर्तन उन्होंने किए, वो लोकतंत्र का स्तंभ मजबूती से आज खड़ा है। वो पक्षधर थे कि महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण मिलना चाहिए और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनके इस विचार को आगे बढ़ाते हुए राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की थी। तो ये सब बदलाव समाज के बदलाव के अनुसार लाए गए, समय के बदलाव के अनुसार लाए गए और हमें खुशी है कि आज जिस जगह हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूरे विश्व में जो हमारा डंका बज रहा है, राजीव गांधी जी की सोच से निकला हुआ एक विचार था जो आज पूरे विश्व में उनका ये विचार राज कर रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।